हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग से नाराज थे लड़की के घर वाले। परिजनों ने युवती की हत्या करने की कोशिश की। गर्दन पर ब्लेड मारकर नहर में फेंकने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों को आता देखकर भाई और जीजा वहां से फरार हो गए हैं। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हॉरर किलिंग का यह मामला सामने आया है मेरठ से, जहां पर ग्रामीणों को आता देखकर वहां से भाई और जीजा इस लड़की के फरार हो गए हैं। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। हॉरर किलिंग की कोशिश का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निखिल, क्या था यह पूरा मामला, फिलहाल क्या अपडेट है इसमें? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम न्यूज 18 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इस पूरे मामले में महमूद गढ़ी का ये मामला है, जहां नहर किनारे भाई और जीजा, इस लड़की का भाई और जीजा इसे लेकर गए, मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां इसकी गर्दन रेत दी और फिर इसको नहर में फेंकने का प्रयास किया। लेकिन इतने पर ही ग्रामीणों ने देख लिया और वो उन्हें वहां से भागना पड़ा। अधमरी हालत में लड़की का बयान वहां लिया गया और वहां से बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी पूरा का पूरा मामला झूठी शान की खातिर है, हॉरर किलिंग जैसा ये पूरा मामला है। क्योंकि ये लड़की प्रेम प्रसंग में थी, एक अंतरजातीय विवाह ये करना चाहती थी, लेकिन यही बात परिजनों को नागवार गुजरी और इसी बात को लेकर परिजनों ने इसकी मौत की साजिश रच डाली और उसे अंजाम देने के लिए नहर किनारे भी ले गए। लेकिन वहां जैसे ही इसकी हत्या कर रहे थे तभी ग्रामीणों ने देख लिया। फिलहाल 2 आदमी इसमें नेम्ड है, इसका भाई और इसका जीजा। उन्हें पुलिस खोज रही है, तलाश कर रही है, लेकिन सबसे पहले इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी भी स्थिति इसकी नाजुक बनी हुई है। न्यूज 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हमें दर्शकों को दिखा रहे हैं। निखिल, आप नजर बनाकर रखिए, इस खबर में हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो हॉरर किलिंग की कोशिश का ये मामला मेरठ से निकलकर सामने आया। झूठी शान के खातिर अपनी ही बेटी की हत्या करने की कोशिश की गई। तो उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने लखनऊ और मेरठ में दावा अभिकरणों के गठन को मंजूरी दे दी है। यह अभिकरण राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि यूपी पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसने यह कदम उठाया है। प्राधिकरण का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। जिन जिन लोगों के संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है वो सभी लोग इन प्राधिकरणों में क्लेम कर सकेंगे और प्राधिकरण वसूली कराकर क्लेम सुनिश्चित कराएगा। तो ये एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सीएम योगी का दंगाइयों पर बड़ा और कड़ा कदम, कड़ा फैसला। बाकायदा एक प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है कि जिस भी शख्स की संपत्तियों को नुकसान दंगाइयों ने पहुंचाया है, किसी भी राजनीतिक जुलूस या किसी भी कार्यक्रम के बाद जो हंगामा या जो भी दंगा होता है, तो वो व्यक्ति, वो शख्स इस प्राधिकरण में क्लेम करेगा और ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें उनका मुआवजा दिलाया जाए, उन्हें उनका क्लेम जो है वो मिल सके। तो ये बता दें कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है हिंदुस्तान का जहां पर इस तरह का प्राधिकरण बनाया गया है। आज ही कर्नाटक सरकार ने यूपी का योगी मॉडल चुना है। कर्नाटक में हुई हिंसा के मामले में अब योगी मॉडल अपनाया जाएगा। दंगा करने वाले और सरकार और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही वसूली की जाएगी। वाराणसी में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस कर दिया गया है। पिछले 2 वर्ष में मंडुआडीह स्टेशन काफी विस्तार वहां का हुआ है, उसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है। 2019 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने योगी सरकार से नाम बदलने की सिफारिश की थी, जिसे अमल में लाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंडुआडीह का नाम बनारस कर दिया है। इससे पहले प्रयागराज और पंडित दीनदयाल स्टेशन के नाम भी बदले जा चुके हैं। अब वाराणसी में मंडुआडीह स्टेशन को बनारस के नाम से जाना जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारी टोल प्लाजा पर अवैध शराब पकड़ी गई है। अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा के पानीपत से बिहार के पटना ले जाई जा रही थी। शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।
उधर मथुरा में 81 किलो चांदी की लूट सामने आ रही है। मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड स्थित फ्लाईओवर का है, जहां चांदी कारोबारी से हथियारों के बल पर करीब 81 किलो चांदी लूट ली गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी गई है। चांदी की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कर्मचारी उनके अनुसार 80 किलो चांदी स्कूटी पर रख कर ले जा रहे थे। रास्ते में मंडी रामदास जाते समय फ्लाईओवर पर 3 मोटरसाइकिलों से, जिसमें एक अपाचे बताई जा रही है, एक स्प्लेंडर और एक स्कूटी से उसको घेर के और वो स्कूटी और चांदी छीन ली गई है। पुलिस की सारी टीमें लगी हैं, पूरी क्राइम ब्रांच लगी है और हम लोग घटना के अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। उधर महोबा में विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों का जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घटना में विद्युत विभाग के 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामला महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र का है। कुरौरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां लॉस फीडर अभियान के तहत विद्युत विभाग के एसडीओ जेई सहित 12 सदस्यीय टीम गांव में चेकिंग कर रही थी, जिसमें बिजली चोरी के आरोप में विभाग ने 25 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों को घेर लिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पर विद्युत चोरी रोकने का अभियान चला हुआ है एवं हाई लॉस फीडर जो है उन पे कार्य करने का हम लोगों को आदेश मिले हुए हैं, जिसके तहत मैं अपनी जेई के साथ टीम बनाकर गांव में चेकिंग करने को गया हुआ था। वहाँ कुछ कनेक्शन हमें मिले जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन्हें कटवाया गया। उसके बाद दूसरी जगह जब चेक करने गए गांव में तो वहाँ पे जो पहले कनेक्शन कटवाए हुए थे उन लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठी की गई एवं लाठी डंडे इकट्ठे करके हमारी टीम के ऊपर हमला किया। अस्थायी कनेक्शन थे तो वो काटने गए थे 4 महीने के, तो वो 8 महीने चला चुके हैं उसको। हम लोग उसको काटने गए थे, यही साहब भी थे और एसडीओ साहब भी थे, उनको काट रहे थे, एकदम हमला बोल दिया। किस गांव में? कुरौरा गांव। पद्म विभूषण शास्त्री गायक पंडित जसराज के निधन पर बनारस में भी शोक की लहर है। अमेरिका के न्यू जर्सी में इलाज के दौरान आज पंडित जसराज मिश्रा का निधन हुआ है। पद्म विभूषण चन्नूलाल मिश्रा और पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने निधन पर शोक जाहिर किया है। संगीतज्ञों ने बताया है कि जसराज जी की मौत से शास्त्रीय संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मशहूर गायक पंडित जसराज का निधन हुआ। 90 साल की उम्र में अमेरिका की न्यू जर्सी में इन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके शोक जताया है। पंडित जसराज जी बहुत अच्छे कलाकार थे। आज उनके बारे में सुन करके आज तक से खबर आया कि उनका निधन हो गया है तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हर साल आते थे संकट मोचन में गाने और बहुत मानते थे हमको, हमसे बड़े थे और हम उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कलाकार, ये वोकल कलाकार का देहांत हुआ है। इस शताब्दी के शीर्षस्थ गायकों में पंडित जसराज जी के गायन के माधुर्य ने ही उनको जसराज के साथ ही रसराज की उपाधि से संयुक्त किया था। शास्त्रीय संगीत से अपरिचित श्रोतागण भी उनके गायन से मुग्ध होते थे। राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान रामलला की आरती अब हर श्रद्धालु अपने नाम से करा सकेंगे। यही नहीं, रामलला को भोग प्रसाद भी अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। ये श्रद्धालु की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि वह अपनी यथाशक्ति कितनी दान देना चाहते हैं और कितना भोग भगवान रामलला को चढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि अयोध्या में सबसे पहले रामलला की श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद दोपहर की भोग आरती, फिर शाम की संध्या आरती और रात्रि की शयन आरती होती है। और अब नए नियम के मुताबिक किसी भी आरती में भक्त अपने नाम की आरती वहां पर करवा सकेंगे। व्यक्ति कोई भी श्रद्धालु अपने नाम से आरती करा सकता है।
और उसके बाद में रामलला को भोग लगवा सकता है, रामलला को दक्षिणा दे सकता है, रामलला को वस्त्र दे सकता है। ये सारी परंपरा जो है सभी मंदिरों में है और रामलला को भी है। कोरोना की वजह से धार्मिक अनुष्ठान बंद चल रहे हैं, जिसका असर अब धार्मिक कार्यों को कराने वाले भगवताचार्य कर्मकार पंडितों पर भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अभी तक धार्मिक कार्यों पर लगी रोक ने पंडित विद्वानों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी कर दी है। लॉकडाउन में तो सामाजिक संस्थाएं और कुछ दानवीर ब्राह्मणों का काम चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक बार फिर से समस्याएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे में मथुरा के भगवताचार्य और कर्मकांडी पंडितों ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कार्यक्रमों में छूट देने की गुजारिश की। इस समय संकट सभी पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा संकट ब्राह्मण समाज के ऊपर भी उपस्थित हो गया, क्योंकि ब्रज का, वृंदावन का, तीर्थों का जो ब्राह्मण समाज है वो यात्रियों के ऊपर निर्भर करता है। इस समय 6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, कारण कि सभी यात्रियों का आना यहाँ पर निषेध था बीमारी के कारण। तो सभी ब्राह्मण समाज बहुत ही दुखी थे, सबके पास भोजन आदि की व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो रहा था। हम सरकार से यही विनती और निवेदन करना चाहेंगे कि नियमों के तहत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी। बागपत में बीते दिनों हुई बीजेपी नेता संजय खोखर हत्याकांड मामले की जल्द एसआईटी और सीबीआई जांच हो सकती है। बागपत से बीजेपी सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी है। बीजेपी सांसद के मुताबिक कल उन्होंने मृतक संजय खोखर के परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने पूरे हत्याकांड के एसआईटी या फिर सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग की थी। सांसद के मुताबिक सीएम ने उन्हें जल्द से जल्द जांच शुरू कराने का आश्वासन दिया है। इसके पीछे साजिश करने वाले कौन लोग हैं, इन सब का जो है पता किया जाए। हम लोगों ने निवेदन किया है तो सीबीआई बना का वो दिया जाए, या ये एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके ये असली हत्यारों का जो है पता लगाया जाए। उसके साथ साथ मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री ये निवेदन किया है कि जो भी अवैध काम करने वाले कोई भी हों, देखिए मेरा तो पहले से बात है, कोई किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो भी कोई अवैध काम, गलत काम करने वाला व्यक्ति हो, उसके खिलाफ तुरंत प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए। अलीगढ़ में एक युवती ने पूर्व मेयर पर छोटी बहन का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती आशिया ने अनूप शहर रोड चुंगी स्थित एक आवास में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि छोटी बहन 7 अगस्त से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना सासनी गेट में दर्ज कराई गई थी। छोटी बहन को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन आशिया का आरोप है कि भाजपा की पूर्व मेयर छोटी बहन से मिलने नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने गैर समुदाय के युवक से उसकी शादी करा दी। हालांकि इस मामले में मेयर का कहना है कि लड़की बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर शादी की है। धर्म परिवर्तन करवाया शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने। किससे शादी करवाई है? ऋषभ सुनील बैनवाल के क्या कोई जबरदस्ती शादी कराएगी आपको? जी नाम की बिटिया थी, जिसने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के के साथ, हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर के शादी की है और उसने हिंदू धर्म के अनुसार आज वो अपने परिवार में चली गई है। लेकिन उसके जो पियर वाले हैं, कोई क्रिमिनल टाइप का कोई व्यक्ति है, उनका चाचा का लड़का है, वो जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस पर हम परेशान होकर के आज हम एसएसपी साहब से मिले हैं और एसएसपी साहब ने तुरंत आदेश किया है कि जो भी परेशान करे 2-2 लाख के बॉन्ड भरवा करके जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता हुई थी। थाना शासनी गेट पर 7 अगस्त को एक मुकदमा लिखा गया था अपहरण से संबंधित। उस संबंध में जो पीड़िता थी उसको जो है बरामद किया गया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान, और उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार वह लड़की बालिग है और मजिस्ट्रेट के सामने उसके कथन करवाए गए, जिसमें कि उन्होंने इसमें जो स्वेच्छा से जाना बताया। विवेचना इस संबंध में प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसी विवेचना के संबंध में पीड़िता की बड़ी बहन ने जो है स्वयं एक प्रेस वार्ता करके सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ इसमें जो आपत्तिजनक कथन दिए जो 2 संप्रदायों से संबंधित है।
उधर गोंडा के शहर कोतवाली क्षेत्र के ITI चौराहे के पास निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। निजी अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि गोंडा के पोर्टरगंज के रहने वाले व्यक्ति हिमांशु सिंह को परिजनों ने भर्ती कराया था और फिर इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। हिमांशु की मौत के बाद परिजनों ने घंटों तक हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। तीमारदारों ने शव ले जाने से भी इनकार कर दिया। परिजन मृतक की रिपोर्ट मांगने पर अड़े। हमसे डॉक्टर को कहने मरने लायक, आप देख लीजिए लाश पहले। कितना पैसा मांग रहे थे? दादा 50,000 नगर ले। और कितना मांग रहे थे? मांगने के लिए 1 लाख रुपया भर्ती करने के बाद 50,000 नगर ले। अरे कोई मासा ना देते हम क्या। और कितना मांगे थे? टोटल कितना मांगे थे? 1 लाख रुपया जमा की। उधर बरेली में एक 35 साल के युवक की कोरोना से मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मौत से पहले युवक का ऑडियो सामने आया है, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बहेड़ी के मलहपुर निवासी मृतक सुरेश के पिता का आरोप है कि उनका बेटा बरसात में भीग गया था, जिस वजह से उसे सर्दी जुकाम हो गया था, जिसके बाद वो बरेली के राजेंद्र नगर स्थित गंगशील हॉस्पिटल में खुद बाइक चलाकर गया था और डॉक्टर को दिखाया था। अस्पताल में डॉक्टर ने भर्ती किया और फिर कोरोना टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद सुरेश को श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां 18 जुलाई को उसकी मौत हो गई। 19 जुलाई को परिवार वालों को डेड बॉडी दिखाए बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि सुरेश को डॉक्टरों ने मारा है। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम नीतीश कुमार से शिकायत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश सीएमओ बरेली को दिए। जानबूझ के मारा गया है मेरे पति को। वो चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर चीख रहे हैं, बच्चों की कसमें खा रहे हैं मुझे छोड़ दो, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं है। उनको जानबूझ के मारा गया है, जहर के इंजेक्शन देके मारा गया है। कौन सा अस्पताल है? श्री राम मूर्ति स्मारक। मुझे न्याय चाहिए। उन्हें क्या क्या दवा दी गई, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। योगी जी से चाहिए क्या क्या दिया गया, उन्हें क्या खाने को दिया गया, पूरी डिटेल चाहिए। ये इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और इस पर अभी आज ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए जांच कराई जाएगी और ये देखा जाएगा यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब आपको मौत से पहले का वो ऑडियो सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है। अब मैं मर जाऊंगा, ठीक है? अरे क्या कह रहे तुम? रिपोर्ट बनाइए। इनने गलत की जो लड़कियों को छेड़ते हैं हम यहाँ से भेज रहे हैं, वहीं पर वेबसाइट पर डाल रहे हैं। कोरोना वाले को अस्पताल में कहीं मुझे नहीं मिलेगी जगह। सुबह से तुमसे कह रहा था कि मुझे ले जाओ यहाँ से। अभी मैं पता निकाल रहा हूँ, जानते जो देख रहे हो भाई तो कुछ ना है, तुम पता ना किसकी देख रहे हो। अभी मैं पता कर रहा हूँ। कोई नहीं, तुम आप आते रहियो, अब मेरी जिंदगी ही नहीं खत्म हो जाएगी हॉस्पिटल में। चुप्पा बैठे रहो, अभी देख रहे हैं पता कुछ नहीं। वो उस पर अपलोड वेबसाइट पर हो गई सीएमओ के पास। अब टेंशन ना लो, अब तुम आराम से वहीं बैठे रहिए। मामा से कह दो मुझे एम्बुलेंस करके मुझे घर पहुंचा दो, मैं एक बार अपने बच्चन को देख लूँ और जो 15 मिनट में ना हुआ तो देखियो क्या होगा। मुझे अपने घर पहुंचा दें 15 मिनट में, मैं अपने बच्चन के साथ मरना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे विधायक जी अचानक नदी की धार में फंस गए। हालांकि विधायक जी के साथ मौजूद पीएसी के जवानों ने विधायक जी को सकुशल बचा लिया। अब खास बात इसमें यह रही कि जैसे ही बीच धार में नाव का इंजन बंद हुआ, बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी हनुमान जी के शरण में चले गए, यानी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जबकि विधायक जी के साथ नाव में बिस्वा के एसडीएम, तहसीलदार समेत 10 लोग सवार थे, लेकिन विधायक जी इतने घबरा गए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब किनारे पर लगी तब जाकर विधायक जी ने राहत की सांस ली। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गिलाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना और महावीर विक्रम के संगी कंजन वरण विराज समेसा कानन कुंडल के साथ बीच में एक रेत जैसा जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में, बीच के उसमें। तो हमारे जो पीएससी के लोग थे उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उससे स्टीमर से ठान गए और वहाँ पे इसको रोक करके रोकने का प्रयास किया
और उसके बाद उसमें सफल भी हो गए हमारे SDM साहब और तहसीलदार महोदय। हम सभी लोग पूरी तरीके से डर गए, ईश्वर को याद किया, हनुमान जी की कृपा से हम सभी लोग सकुशल वापस। बाराबंकी में पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। गांव को जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूट गई है। लोग गांव के सहारे से आवागमन कर रहे हैं, नाव के सहारे से आवागमन कर रहे हैं। बाढ़ की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। कहते हैं जब जल नाराज हो जाए तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के तिलवारी गांव में खड़े हैं। ये रास्ता है, पुलिया है, सरयू नदी यानी जिसे घाघरा कहते हैं उसकी धाराएं अगर आप देखें तो काफ़ी बहाव है तेज और गांव के आने जाने का पूरा जो रास्ता बंद हो गया। अगर इसके नीचे हम पैर रखेंगे तो यहाँ से गहराई जो है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी का जो बहाव है अगर आप देखें तो गहराई जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता चला जाएगा। जैसे जैसे आप जाएंगे आपको कमर भर से ज़्यादा पानी यहाँ आपको मिलने लगेगा, यानी आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आपको जाना होगा तो नाव के सहारे जाना होगा। और पूरा का पूरा सरयू नदी जो घाघरा है अगर इस इलाके पे देखें तो पूरा अपनी आगोश में ले लिया है। इस वक्त हम बाराबंकी के तिलवारी गांव में हैं, जहां घाघरा नदी यानी सरयू का उफान जोरों पर। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे कि गन्ना 8 से 10 फुट जो होता है, गन्ने की जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 6 फुट के आसपास, ये आप देखिए पूरा का पूरा डूब गया है। किसानों के धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर आप दाहिने तरफ देखें तो देखिए कितनी तेज बहाव है। और ये कोई नदी नहीं है, ये गाँव की सड़क है जिससे आम लोग गुजरते हैं और जहाँ पर ये जल ठोकर खा के लहरें बना रहा है ये सड़क है। और अगर आप बिजली के खंभे देखेंगे तो इसी पर बिजली के खंभे लगाए गए हैं। बाराबंकी के गोबराहा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। पानी का अगर नज़ारा देखें तो हमारे कमर के बराबर पानी। और अगर लाइटिंग यहाँ देखिए जो शौचालय बना हुआ वो पूरा का पूरा जो आधा है वो डूब गया। और यहाँ रहने पीने खाने की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए एक नज़ारा और देखिए एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ जो छप्पर है उसके नीचे बैठे हुए, क्योंकि सब कुछ जो है वो डूब चुका है। और जो घाघरा नदी का पानी है चूँकि अंदर तक आ गया, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पाँव फिसल रहा है और कमर से ज़्यादा पानी है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप तखत पर बैठे हुए हैं? तखत पर बैठे ना, तो पानी तो पूरा डूब गया है। अरे पूरा पानी है ही है, का मना देख इन पर है। अब परेशानी तो है ही है, मामूली। कोई सहायता होता मिल रही है आप लोगों को? कौन सहायता नहीं, कौन सहायता, राशन पानी अधिकारी कुछ कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो बच्चे पढ़ कैसे रहे आजकल? अब सब बंद है, सब कुछ बंद है, सब बंद। घरों के अंदर देख रहे हैं, अरे घर के अंदर तो पानी है ही है, चारों तरफ पानी हो गया, सब चारों तरफ पानी पानी है। तो कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? अब ऐसा निपटी था जी, मेरे कहा यही मैं निपटी था, कहा किन जाए। तो खाना जाना, शौचालय जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा मुश्किल है ही है, मामूली परेशानी नहीं है। और ये 8-9 दिन से टिका पड़ा है पानी, ना टूट रहा ना बढ़ रहा। अरे बढ़ता है, टूटत नहीं। तो ये देखिए 9 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा। और पीछे अगर आप घरों का नज़ारा देखेंगे तो पूरा का पूरा जो घर है उसके अंदर पूरा पानी जा चुका है। जहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे तो बाकायदा ये पूरा का पूरा अगर आप देखें इलाका तो ये पूरा डूब चुका है, चाहे चारा की मशीन हो या घर हो। छत पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छत पे कुछ महिलाएं हैं जो वो छत पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि वहाँ तक ऊपर तक जा नहीं सकते क्योंकि पानी की समस्या है। तो यहाँ सब कुछ देखिए आप, पानी ही पानी हो गया। तो ये हापुड़ में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ गढ़ तहसील के खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इससे आसपास के करीब 20 गांवों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीर हापुड़ की आप देखें। खबर बहराइच से है, जहां नेपाली पानी सरयू नदी में आने से नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बहराइच की 4 तहसील मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के 70 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं और किसानों की हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीणों के घर में 4-4 फीट तक पानी पहुंच गया है। जलमग्न हुए गांव में लोग अब नाव का सहारा लेकर जा रहे हैं।